नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। एनडीटीवी में आपका स्वागत है। 90 के दशक की एक अभिनेत्री जिसका फिल्मी करियर पूरे परवान पर था, एक के बाद एक हिट फिल्में दे रही थी, अचानक इस सदी की शुरुआत में गायब हो जाती है, भारत छोड़ देती है। 2016 में उसका नाम चर्चा में आता है एक आपराधिक मामले को लेकर। वही अभिनेत्री अब फिर एक बार उभरी हैं, फिर एक बार भारत वापस लौट आई हैं और फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रही हैं। मैं बात कर रहा हूं ममता कुलकर्णी की, जो इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं। ममता जी, एनडीटीवी में आपका स्वागत है। ओके, थैंक यू। ममता जी, सबसे पहले तो ये समझना है कि 90 के दशक का वो दौर था और आप सफलता के चरम पर थी। आप जिन फिल्मों में काम कर रही थी वो बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही थी, हिट हो रही थी, आप चर्चा में थी। आप उस वक्त की अगर हम बॉलीवुड पत्रिकाओं को उठाकर देखें तो आपको एक सेक्स सिंबल के तौर पर भी पेश किया जाता था, एक ग्लैमरस डॉल के तौर पर पेश किया जाता था और एक के बाद एक कई फिल्में लगातार आपने दी थी। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि 90 के दशक के आखिर में आपने भारत छोड़ दिया, भारत छोड़कर चली गई? तो मैं एक मकसद के लिए मेरा जन्म हुआ था, मेरा बॉलीवुड के लिए जन्म नहीं हुआ था, लेकिन एक समय जैसे एक बोलता है ना, एक निकालना था। तो शायद मेरी माँ की इच्छा थी बचपन में, वो बहुत लता मंगेशकर की बहुत बड़ी फ़ैन थी। तो एक माँ की इच्छा होती है, वो नहीं हो पाई थी। उसको कुछ रामानंद सागर की सीता का रोल भी उनको ऑफर हुआ था उस समय 1950s में। अच्छा, मेरी माँ, आपकी माँ को ऑफर किया गया था? माँ को ऑफर किया था रामानंद सागर ने। और मेरी माँ के मतलब ये दो बहनें थी। हाँ। तो दोनों के लंबे बाल यहाँ तक। हाँ। और एकदम पैर तक लंबे बाल और माँ एकदम जैसे आप देखोगे ना सीता जैसी दिखने वाली, लंबे बाल और ऐसे। तो मेरे डैडी ने नहीं अलाउ किया उस वक्त, वो ज़माना ही ऐसा था कि आप it was not even look nice. I mean, people used to not take Bollywood as a very great profession. मतलब लोगों को ऐसा लगता था कि बॉलीवुड मतलब सब मतलब अच्छे घर के लोग नहीं जाते थे उस वक्त। तो उसकी कोई इच्छा रही होगी जो मेरे अंदर वो by the time I was 14-15 she went to Hong Kong, Bangkok. डैडी ने उनको टूर्स के लिए भेजा था उनके सहेलियों के साथ। तो वो कैमरा लेके आई थी हांगकांग से। तो एक बार मेरे को बोलती है, रानी रानी पोज दे एंड शी सिंग बर्क, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। आपका बचपन का नाम रानी था? रानी था। और एक होता है ना कि आप बचपन में आप बॉलीवुड में नंबर 1 हो चुके होते हो, बिकॉज मेरी इतनी सारी हिट जा रही थी। आपको नहीं मालूम है 97 में मेरी 7 फिल्में रिलीज़ हो गई थी और 7 के साथ हिट हो गई थी मेरी। और उसके बाद मैंने काफ़ी वर्ल्ड टूर्स किए थे। 3-4 बार मैं सुल्तान ऑफ ब्रुनाई को भी जाके आई थी, बिकॉज उनकी डॉटर मेरी बिग फ़ैन रही है। तो ये सब आदमी छोड़ता है एट द हाइट्स ऑफ द करियर, फिर जाता है आध्यात्मिक जीवन की ओर। तो क्या होता है, गॉड, ईश्वर आपको लोगों के बीच में नहीं मिलते हैं। गौतम बुद्धा को भी सब छोड़ के, उनके पैलेस को छोड़ के उनको वन की ओर चला जाना पड़ा। काफ़ी साल एकांत में रहना पड़ा, काफ़ी साल ध्यान, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ा, तब जाके पूरा ब्रह्मांड उनके सामने खेलने लगा था। मैंने सब छोड़ दिया था, मैंने बॉलीवुड छोड़ दिया। अभी लोग बोलते हैं कि मैं ड्रग्स में मेरा नाम आ गया। अभी आप सोचो, ड्रग्स के लिए आदमी कौन करेगा? ड्रग्स के लिए ऐसा ही आप सोचो ना, पैसे के लिए करेगा? जिसने बॉलीवुड की 40 फिल्में छोड़ी जब मैं निकली वहाँ से, मेरे पास 10 स्टाफ थे, मेरे पास 2 घर थे, मेरे पास 3 घर है, एक ऑफिस है और 10 मेरे स्टाफ होते थे, मेरी 2 गाड़ियाँ होती थी। मैंने सब जगह टूर किया था और जिधर मैं जाती थी उधर मेरे को आई यूज्ड टू गेट chauffeur driven car. I used to get a black limousine with a chauffeur driven driver for 1 month at my disposal. And I was earning so much money कि I would go to any designer store. I would not look the money. मैंने कभी उसका प्राइस टैग नहीं चेक किया कि ये कितने का है उस वक्त। आज तो सबका फैशन है कि they want a हाई-फाई, वर्साचे एंड ऑल दैट। दोज ईयर्स मैंने ऐसे देखे, धनाधन उठा के डालती थी। ये सब मैंने फेंका उठा के।
ये सब को मैंने त्याग दिया, भूख प्यास ये सब चीज़ को मैंने अपनाया। तो ऐसी लड़की जो बॉलीवुड जैसे शौर्य को, जिधर मैं उतरती थी, जब भी मैं उतरती थी, मेरा बॉडीगार्ड गाड़ी से पहले वो दरवाज़ा खोलेगा, बिफोर अ सन वुड कम देयर वाज अम्ब्रेला। ये सब छोड़ के एंड एनी टाइम आई वुड गो टू एनी प्लेस, जैसे कोई बोलेगा शोरूम खोलना है तो आई वुड गेट 5 लाख रुपीज़ जस्ट लाइक दैट। ये सब छोड़ छाड़ के मैं आई चूज़ अ टफ लाइफ इन माई जीवन में। तो क्यों आदमी किसी ड्रग्स में एकदम मूर्ख आदमी होगा, वो करेगा किस चीज़ के लिए करेगा? ये प्रश्न सर्वप्रथम होता है जब आप किसी के ऊपर आरोप लगाते हो कि वो किस चीज़ के लिए करेगा वो चीज़। लेकिन ममता जी, आप पर कमजोरी होनी चाहिए। ममता जी, आप पर ऐसा आरोप ड्रग्स को लेकर इसलिए लगा क्योंकि आपका नाम जुड़ा विक्की गोस्वामी के साथ में। जी। और विक्की गोस्वामी के बारे में उनका रेपुटेशन ये है कि वो एक ड्रग्स के स्मगलर रहे हैं, ड्रग्स के कारोबारी रहे हैं। हाँ, सही बात है। के साथ उनका रिलेशनशिप था, इसकी वजह से आपके ऊपर भी शक जताया जाने लगा, आप पर भी आरोप लगने लगे। तो ये बताइए कि आप ये विक्की गोस्वामी के संपर्क में कैसे आई? 1996 के आसपास वो मेरे संपर्क में आ गए थे और सब जगह मेरे लिए ढूंढ रहे थे, यहाँ वहाँ, बिकॉज काफ़ी इंडस्ट्री के लोग तब तक जा चुके थे वहाँ पे मतलब कहाँ? दुबई में जा चुके। सब बॉलीवुड गई थी, सबको मालूम है। उसके होटल ओपनिंग्स होते थे, उनके क्या क्या होते थे, उनके होटल्स थे, उनके साउथ अफ्रीका में इनके कसिनोस होते थे विक्की गोस्वामी के, और उनके प्राइवेट जेट्स होते थे। तो शूटिंग्स के लिए वहाँ पे काफ़ी लोग जाते थे उनके घर में, उनके साउथ अफ्रीका में, उनके दुबई में। आधी से ज़्यादा डजन इंडस्ट्री अपनी वहाँ पहुँच गई थी, मैं सबसे लास्ट गई थी वहाँ पे। और तो इन्होंने एक ऐसे बिजनेसमैन के तौर पर आपको आपके सामने खुद को प्रेजेंट किया था। क्या हो गया फिर, काफ़ी लोगों के आसपास मेरे जीवन में एक नया सेक्रेटरी आ गया था, मेरा ओल्ड सेक्रेटरी, और मेरा कुछ अनबन हो गया था, तो नया आ गया, नए को फट से फ़ोन गया कि मुझे इसको मिलना है, ममता कुलकर्णी को। और मेरे लिए मेरे कोस्टार्स को मिलना बहुत डिफ़िकल्ट होता था उस वक्त। आई वॉज वेरी रिजर्व्ड वुमन फर्स्ट, और सेकंड था कि मैं अपने काम से मतलब रखती थी, तो मेरे लिए इवन मेरे कोस्टार्स को संपर्क मेरे से करने के लिए बहुत दे हैड टू टेक अ स्ट्रगल। तो फॉर हिम टू कम टू मी वॉज अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। इट्स नॉट ईजी फॉर एनीबडी टू कम क्लोज टू मी। मेरे साथ नज़दीक आने के लिए काफ़ी लोगों को ये होना पड़ता था। तो ही हैड टू अप्रोच सो मेनी पीपल कि ममता कुलकर्णी से मिलने का, ही मस्ट बी फैन ऑफ माइन। सो one day he got a phone, I got a phone, somebody wants to talk to you, some co-star, I will not give his name. And he says, I said, who is this person? So he says, अरे ये बड़ा आदमी है, टाइकून है, ये वो है। मैंने कहा कौन, क्या नाम है? मतलब विक्की गोस्वामी है, इसके जेट्स है, इसके ये है वो है। मैंने कहा अच्छा। मैंने बात करना शुरू कर दिया उसके साथ। एक दिन किया, 2 दिन किया, 10 दिन किया। फिर मुझे अच्छा लगा, मीठा आदमी, गुजराती आदमी है। हाउ आर यू माई डार्लिंग, मम्स हाउ आर यू? तो मैंने कहा हु आर यू शूटिंग? तो मैंने को बोलता नहीं, दिस गाय। ओके गिव हिम द फोन। मैंने कहा यू नो हिम? ओ विकी बॉय, कैसे हो विकी बॉय? मैंने कहा अच्छा। एंड आई वाज वेरी इनोसेंट। मुझे याद आ रहा है क्योंकि हम खबरें पढ़ते थे तो छोटा राजन गैंग से संपर्क के भी एलिगेशन लगे थे। एक काम करो, छोटा राजन है अभी जिंदा है? छोटा राजन तिहाड़ जेल में है, उनको उम्र कैद की सजा लगी हुई है। लगी है ना? हाँ। तिहाड़ जेल में छोटा राजन है ना? हाँ। उनको जाके पूछो, आप ममता कुलकर्णी को जानते हो? कभी जीवन में उसने फोन किया किसी गधे के लिए? सॉरी टू यूज द वर्ड, एंड फॉर whom? किस चीज़ के लिए मुझे छोटा राजन की कभी ज़रूरत पड़ी होगी? किस चीज़ के लिए? आई वॉज अ सुपरस्टार। मैं यहाँ से वहाँ फिल्में रिफ्यूज़ करती थी। मैं अभी बताओ कौन कौन सी प्रोजेक्ट्स मेरे पास, मैंने किन प्रोजेक्ट्स, आज लोग उन सुपरस्टार्स के पीछे दौड़ते। आई हैव रिफ्यूज्ड फिल्म्स विद लेकिन उस दौर में जब इस तरह से छोटा राजन गैंग के साथ आपका नाम जुड़ता था तो आप कैसे इन एलिगेशंस को कोप कर पाती थी? अभी देखो आप मेरे सामने है ना, मैं ऐसी बात कर रही हूँ आपके साथ, वैसे तब नहीं था ना। और आपको इतना भी मालूम है कि 10 मुंह 10 बातें। आप इधर 2
बंद करोगे ये 5 और खुल जाएंगे, इधर 5 दबाओगे और 15 खुलेंगे। सो माय पॉइंट इज कि मनुष्य ने किसी को छोड़ा है क्या? भगवान को नहीं छोड़ते, श्री कृष्ण को नहीं छोड़ते, तो मैं किस खेत की मूली हूँ? सीता माँ को नहीं छोड़ा तो मैं कौन हूँ? उस दौर में ये भी माना जाता था कि अंडरवर्ल्ड का बहुत बड़ा दखल हुआ करता था बॉलीवुड के ऊपर, और अंडरवर्ल्ड से लोग अंडरवर्ल्ड के लोग एक्सटॉर्शन भी करते थे फिल्मकारों से। इसके अलावा कई बार फिल्मों में जो है किसको रोल देना है नहीं देना है, स्क्रिप्ट भी मैनिपुलेट की जाती थी। अंडरवर्ल्ड के एक डॉन दाऊद का भाई तो फिल्मों में गाने भी लिखता था। आपने किस तरह से देखा अंडरवर्ल्ड के उस प्रभाव को बॉलीवुड में? उस वक्त था, काफ़ी था, लेकिन आप कैसे अपने आप को रखते? देखो मेरी आदत एक थी, जैसे मैंने आपको बोला, मैं बॉलीवुड में आई वॉज नेवर देयर फॉर मनी and neither to feed my stomach. लेकिन कभी अंडरवर्ल्ड से so there was no need for doing many things. I never did many things. Casting couch, people talk. I never did money film because somebody I want to go because then he will give me a film. It never happened. अंडरवर्ल्ड से कभी आप पर दबाव आया? उस वक्त में ये होता था कि अंडरवर्ल्ड के लोग फिल्मी हस्तियों पर दबाव डालते थे, कई बार जबरन उनको शोज में बुलाते थे और अपना मनचाहा काम करवाते थे, डराते थे, धमकाते थे या लालच भी देते थे। कभी आपका इंटरेक्शन इस तरह से हुआ उनकी? नहीं, एक्चुअली ऐसा था, जैसे अभी मैं बोल ही रही थी कि मैं शूटिंग करती थी और सीधा शूटिंग करके घर आती थी। उस वक्त मेरी जो कुछ कंटेम्प्रेरीज होती थी, मेरे जो एक्टर्स होते थे, उनकी अलग लाइफ थी। वो शूटिंग करते थे, पब्स में जाते थे, फिर नेक्स्ट डे शूटिंग पे आते थे। मेरा कुछ ऐसा लाइफस्टाइल नहीं था। तो मेरी स्पिरिचुअल जर्नी काफ़ी वहाँ से बॉलीवुड से शुरू हो गई थी। जब मैं शूटिंग जाती थी, मेरी 3 बैग्स मेरे साथ जाती थी। एक मेकअप मैन, एक मेकअप बैग, एक मेरी क्लोथिंग बैग्स और एक मेरी पूजा की बैग होती थी। और किसी भी होटल रूम में हम लोग रहते थे, उसका आधा एक हिस्सा मेरा सिर्फ पूजा के लिए होता था। और ये जो आप देखते हो ये अभी से नहीं है। मेरी पहली पिक्चर थी आशिक आवारा और मैं ऐसा पूजा करती थी, ये लगा के मैं शूटिंग के लिए जाती थी। तो उमेश मेहरा जी मेरे डायरेक्टर थे आशिक आवारा के, तो एक दिन वो मेरे को देखते ही रह गए। तो मैंने कहा उमेश जी व्हाट आर यू लुकिंग एट मी? बोलते ममता यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल विद दिस। आई सेड सो। नेक्स्ट थिंग ही पुट अ स्पिरिचुअल सॉन्ग इन आशिक आवारा। आप देखो एक गाना है कि ऐसा राम और सीता जी को रखा है और आई एम holding the thing. Even he gave me a chunri. Okay, he says you're looking so beautiful with this look of yours. तो हमेशा मैं ये लगा कि अब भी लोगों का फैड चल रहा है, हम लोग बीजेपी है, हम सनातन है, टड़ंग नहीं। वो मैं पूजा करती थी, मैं ऐसा एक लगा के ऐसा गुड लक कि मेरी शूटिंग सही जाए, यू नो। आई वुड टेक ब्लेसिंग्स फ्रॉम गॉड्स, माय गुरुज एंड एवरीथिंग उस वक्त, और मैं निकलती थी शूटिंग के लिए। कितना हावी था अंडरवर्ल्ड बॉलीवुड के ऊपर? काफ़ी था, काफ़ी फिल्म्स प्रोड्यूस होते थे उस वक्त। सिर्फ बॉलीवुड नहीं, मैं तो बोलूँगी एवरीथिंग वाज करप्टेड, एवरीथिंग वाज करप्टेड। इवन पुलिस फोर्स, लोग बोलते, एक समय था कि लोग बोलते पुलिस के पास मत जाओ, आप जाओगे तो वो सीधा ऊपर फ़ोन कर देंगे, ऐसा भी था। सो पीपल इज नॉट इवन गो टू पुलिस स्टेशन टू रिपोर्ट, कि शायद नेक्स्ट थिंग उधर से ही कॉल आ जाएगा कि आप गए थे उधर पुलिस पे रिपोर्ट करने के लिए। तो पीपल आर स्कैर्ड ऑफ पुलिस ऑल्सो। अच्छा ममता जी, अब आपके जो मामले के बारे में बात करते हैं। 2016 में थाने के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि विक्की गोस्वामी जो है 2000 करोड़ रुपए का ड्रग्स रैकेट चलाता है, और उसका कारोबार, चूंकि विक्की गोस्वामी जेल में, तो वो कारोबार आप देखती थी। इस आरोप में कितनी सच्चाई है, नंबर 1। नंबर 2 कि विक्की गोस्वामी के साथ आपकी रिलेशनशिप का स्टेटस क्या है? क्या वो आपका पति था? नहीं, मेरा पति नहीं था। मैं एकदम पत्थर जैसे हो गई थी। प्यार था सबके लिए, पशु के लिए था, सबके लिए था, लेकिन एक ऐसा कुछ सेक्सुअल चीज़ हो एक आदमी के साथ, तो मैंने किस चीज़ के लिए मैं इसके साथ जाऊँ, ऐसा प्रश्न आ गया था मेरे ऊपर। प्यार बहुत था, सबके लिए था। तो वो निकला वहाँ से, वो दुबई से निकला, सीधा केन्या गया, इधर कुंभ मेला शुरू हो गया, मैं इधर आ गई। तो उसका जो कारोबार चलता है ड्रग्स का, उससे आपका कोई लेना देना नहीं था? जो जिस तरह से मुझे मालूम ही नहीं कि उसने कुछ ड्रग्स वग्स नाम की कोई चीज़ भी की होगी, किया भी होगा तो ये मेरे संपर्क में, मेरे सामने तो नहीं हुआ। मैंने जैसे बोला, मैं
आई टू बी बैक एंड फ्रो बिकॉज मेरा तब दुबई में हुआ था, मेरी शक्ति वहाँ पे हो गई थी, मेरी एक जगह है। अभी मैं नहीं बोलूँगी ऐसा, जब मैं नई दुबई में आई थी उधर उस जगह जाना भी कोई पसंद नहीं करता था। एक समय था दुबई जाना मतलब बोलेंगे आप दाऊद से मिल के आ गए। आज भी लोग यही सोचते हैं कि हम सब गए दुबई, अच्छा हम लोग दुबई नहीं गए। क्या ममता जी अब आपको एक सन्यासिन कहा जा सकता है कि आपने एक सन्यास वाली ज़िंदगी अपना ली है, अब आप हम कह सकते हैं कि आप एक सन्यासिन हो गई हैं? मैं तो सन्यासी हूँ, मुझे अभी किसी बॉलीवुड या किसी चीज़, अब मैं अपने आप को उस स्थिति में देखना भी नहीं पसंद करूँगी, ना मुझे अभी होगा वो चीज़। गाना मैं सुनती हूँ, सब करती हूँ, लेकिन मैं अभी आई कैन नॉट डू एक्टिंग, इट्स नॉट पॉसिबल ओनली। भारत के मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य को, इस पॉलिटिकल लैंडस्केप को आप किस तरह से देखती हैं? एक चीज़ मैंने मोदी जी की देखी है कि उनको देश से बहुत प्यार है, उनकी और बाकी भावनाएं शून्य है। वो जो भी करते होंगे ये वो अपना देश में क्यों सुरक्षित समझती हो कि ये आदमी मरेगा अपने देश के लिए, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। ये आदमी, उसको बोलना कि कल आपको देश के लिए मरना है तो मर जाएगा, ये उसके अंदर से, उनके खून से, उनके सब व्यक्ति महत्व से समझता है कि आदमी हिंदुस्तान के लिए है। नरेंद्र मोदी के पहले कि जिसको हम लोग बोलते थे कि वो मिट सकती है, वो इंदिरा गांधी थी। बिकॉज इंदिरा गांधी ने एक बोला था कि मेरा हर एक रक्त देश के लिए, ऐसा कौन है दूसरा। अब आप भारत आ गई हैं, क्या आप परमानेंटली भारत में फिर से सेटल होंगी, और क्या फिर से आप एक बार उस ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़ना चाहती हैं, फिर से आप फिल्म उद्योग में अपना काम शुरू करना चाहती हैं? नहीं, मुझे बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है, ना मुझे ग्लैमर से कोई लेना देना है अभी, ना वैसे मैं कपड़े पहनती हूँ, ना मुझे वैसे कपड़े पहनने हैं। अभी कुछ स्टाइल ही चेंज हो गई है। आई मीन आई वॉन्ट बी एबल टू डू वॉट आई यूज्ड टू डू दैट टाइम। और हर एक चीज़ की उम्र होती है, अभी मैं 50 साल की हो गई हूँ, तो हर चीज़ का अपना एक समय होता है। उस वक्त वो चीज़ें अच्छी लगती थी, आज मैं वो सब नहीं पहन पाऊँगी जो आज की ज़रूरत है, तो मेरा उधर जाना ही बेकार है। तो अब आप अपने आगे की लाइफ किस तरह से देखती हैं? मैं एक्चुअली मोर स्पिरिचुअली, जैसे है कभी स्पिरिचुअल डिबेट है, और सबको एक साथ लेके आने के लिए मैं आई हूँ। शादी मेरी इच्छा ही नहीं है, शादी मेरी इच्छा, ऐसा कोई है मुझे नहीं मालूम, कोई है मेरे जैसा है। देखो एक क्या है, दो व्यक्ति जीवन के अंदर होते हैं आध्यात्मिक तौर पे, एक खरा और एक नरा। खरा मतलब गधा। गधा किसको कहते हैं? जिसको कुछ ब्रह्मचार्य का ज्ञान नहीं, उसको ध्यान का ज्ञान नहीं है, और जिसको भगवान का कुछ ज्ञान नहीं है, उसको धर्म का ज्ञान नहीं है, और खरा उसको खरा बोलते हैं, और नरा मतलब नारायण उसको बोलते हैं। अब मैं नारायण ही हो गई हूँ, तो मुझे नारायण ही चाहिए। एंड आई डिडंट वांट टू प्रेजेंट माई सेल्फ इन दिस वे एनीवेयर, बिकॉज इसकी भी अपनी एक रिएक्शंस होती है सब जगह। तो एक बार मेरे ऐसे बाल निकले बाहर पैंट में से ऐसे याद, तो एक गोरी लड़की थी मेरे पीछे, मेरे को बोलते एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी। आई सेड या, said I can see some rope hanging down. I said yeah, rope hanging. I said मैंने बोला excuse me. I said 1 second. तो मैंने उसको निकाला। Oh my God! I said ma'am, it's not rope, it's my hair. और काफ़ी होता था ये, स्पेशली अरब्स ना, लेडीज़ है, उनको ये लंबे बाल बहुत उनको शौक है होते हैं। ममता जी बहुत शुक्रिया, आपने एनडीटीवी के लिए समय निकाला और अपनी कहानी सुनाई कि किस तरह से आप एक सफल अभिनेत्री से सन्यासिन बनी। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू। कैमरामैन महेश हलवाई के साथ जितेंद्र दीक्षित, एनडीटीवी मुंबई।